हेलो बच्चों, पिछली क्लास में हमने वसंत भाग 3 से पहली कविता देखी जिसका नाम था ध्वनि। आज हम वसंत भाग 3 से दूसरा पार्ट देखेंगे जिसका नाम है लाख की चूड़ियाँ और इसके लेखक है कामता नाथ जी। तो ये पार्ट लाख की चूड़ियों पर आधारित है। तो लाख क्या होता है इसके बारे में पहले जानते हैं। तो जैसे रेशम बनाने के लिए अलग प्रकार के अलग किस्म के कीड़े होते हैं, उनसे रेशम बनता है, वैसे ही लाख बनाने वाले कीड़े होते हैं। यह कीड़े पेड़ पर लाख छोड़ते हैं और उनसे अलग अलग चीज़ें बनाई जाती है जिसमें से चूड़ियाँ भी बनती है। और यह पाठ इन लाख की चूड़ियों पर ही आधारित है। तो इस पाठ में क्या बताया गया है, लेखक लाख की चूड़ियों के बारे में क्या बताना चाहते हैं, इसे कौन बनाता है, इसके बारे में आज हम देखेंगे। तो पाठ की तरफ बढ़ते हैं। तो लेखक हमें क्या बताना चाहते हैं, देखो। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बना कर देता था। लेखक क्या कहते हैं, देखो। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, वही पसंद था। क्यों? क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। तो लेखक क्या कहते, देखो। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव, इच्छा या शौक यही था कि जब भी मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास यानी लेखक के पास ढेर सारे रंग बिरंगी लाख की गोलियां होती थी और वह अपने गांव वापस आकर अपने दोस्तों को दिखाते थे। और वह गोलियां इतनी सुंदर होती थी कि किसी भी बच्चे का मन मोह लेती थी। जैसे कि आप छुट्टियों में अपने मामा के गांव जाते हो, वहाँ से कुछ अलग चीज़ लेकर आते हो तो अपने दोस्तों को दिखाते हो ना, वैसे ही लेखक अपने दोस्तों को यह रंग बिरंगी गोलियां दिखाते थे। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। लेखक क्या कहते, देखो। वैसे तो बदलू मेरे मामा के गांव का है, इस हिसाब से मुझे मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए, लेकिन मैं उन्हें बदलू काका कहकर पुकारता था। क्यों? क्योंकि गांव के सारे बच्चे उन्हें बदलू काका कहकर पुकारते थे, इसलिए मैं भी उन्हें बदलू काका कहकर पुकारता था। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। तो बदलू का जो मकान था कुछ ऊंचाई पर बना हुआ था, उसका घर जो था कुछ ऊंचे पर था और मकान के सामने एक बड़ा सा सहन यानी आंगन था और उस आंगन में एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था और उस वृक्ष की छाया में बैठकर, उस पेड़ की छाया में बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। कौन सा काम? चूड़ियाँ बनाने का काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती जिसमें वह लाख पिघलाया करता। बगल में क्या होता था कि एक भट्टी दहकती रहती थी जिसमें वह लाख पिघलाया करता था, जिससे वह चूड़ियाँ बनाता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था। तो सामने उसके एक लकड़ी की चौखट पड़ी हो रहती थी यानी एक फ्रेम पड़ी रहती थी, उस पर क्या करता था, वह लाख पिघला कर रखता था और मुलायम होने पर उसे सलाख के समान एक पतला करके उसे गोल चूड़ी का आकार देता था। पास में 4-6 विभिन्न आकार के बेलननुमा मुंगेरियां रखी रहती जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। तो चूड़ियों को आकार देने के लिए उसके पास ही 4-6 प्रकार की बेलननुमा मुंगेरियां रहती और उस पर वह लाख की चूड़ियाँ बनाकर वह उस पर चढ़ाता था और उसे चूड़ी का आकार देता था। और वो मुंगेरियाँ कैसे होती थी? कुछ पतली होती थी और पीछे से मोटी होती थी। चूड़ी लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन्हें रंग करता था। तो क्या होता था कि उन मुंगेरियों पर चढ़ाकर एक एक चूड़ी चढ़ाता था, उन्हें गोल आकार देता था। गोल आकार देने पर उन्हें चिकना एकदम मुलायम बनाता था और एक हाथ की चूड़ियों का सेट जब पूरा होता था तब वह उसे अलग अलग प्रकार के रंग देता था।
बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था जो बहुत ही पुरानी थी। और यह कार्य किस पर बैठकर करता था? एक मचिया था, एक पुराना मचिया था, उस पर बैठकर ही बदलू अपना यह काम किया करता था। बगल में ही उसका हुक्का रहता जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। और उसको और एक आदत थी कि काम करते करते बीच में हुक्का पीना। काम करते करते बीच में हुक्का पीता था, अपना काम करता था, ये उसकी आदत बन चुकी थी। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लल्ला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। तो लेखक क्या कहते हैं, देखो कि जब भी मैं गांव जाता था, छुट्टियों में गांव जाता था, तो गांव में दोपहर का समय सारा समय मेरा, ज़्यादा से ज़्यादा समय मेरा बदलू के पास बीतता था। और बदलू लेखक को लल्ला कहकर, प्यार से लल्ला कहकर पुकारते थे। और जैसे ही बदलू के पास लेखक जाते थे वैसे ही बदलू क्या करता था कि लेखक के लिए एक मचिया मंगा देता था बैठने के लिए। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लेखक क्या करते थे, वो कैसे चूड़ियाँ बनाता है ये घंटों बैठकर बदलू के पास बैठते थे और देखते रहते थे। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता था। रोज 4-6 जोड़े चूड़ियाँ तो बदलू बना ही देता था। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। तो जब बदलू एक पूरा जोड़ा बना देता था, एक पूरा सेट तैयार करता था, तो वह क्या करता था, उस मुंगेरी पर यानी बेलन नुमा मुंगेरी पर चढ़ाता था और कुछ क्षण के लिए चुपचाप उन चूड़ियों की तरफ देखता रहता था, जैसे कि वह बेलन न होकर किसी नववधू का हाथ हो, यानी नववधू की कलाई हो। नववधू की कलाई जैसे चूड़ियों से भरी रहती है, वैसे वह बेलन वहाँ लगता था। बदलू मनिहार था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। बदलू एक मनिहार था, यानी चूड़ियाँ बनाने वाला था, और चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा यानी परंपरागत व्यवसाय था। और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था, यानी उसकी जैसे चूड़ियाँ और कोई नहीं बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती ही थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे। तो बदलू चूड़ियां बहुत सुंदर बनाता था और उसकी चूड़ियों की खपत, बिक्री इतनी होती थी कि उसी गांव की नहीं, आसपास के गांव के लोग भी आकर उससे ही चूड़ियां खरीदते थे। परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से बेचता न था। चूड़ियाँ तो वह बेचता था, लेकिन कभी भी चूड़ी बेचने के बदले में वह उनसे पैसे नहीं लेता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। तो पैसे नहीं लेकर क्या करता था, वह चूड़ियाँ देता था और उसके बदले उनसे अनाज लेता था, यानी वस्तु विनिमय, वस्तु के बदले में वस्तु देना, ऐसा एक तरीका वह अपनाता था। चूड़ियों के बदले में उनसे वह अनाज लेता था। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। लेखक क्या कहते, देखो बदलू जो था बहुत सीधा साधा था। कभी लेखक ने बदलू को किसी से झगड़ते ही नहीं देखा, इतना वह सीधा साधा था। हाँ, शादी विवाह के अवसर पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। वो कभी कुछ नहीं बोलता था, किसी को कुछ उल्टा सीधा जवाब नहीं देता था, लेकिन शादी विवाह का अवसर आ जाए, किसी के घर में ऐसा शादी विवाह का अवसर हो तो वह अवश्य जिद पकड़ता था। कैसे, देखो, जीवन भर चाहे कोई उससे कोई मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। हाँ, तो जीवन भर उसे चाहे कोई भी मुफ्त में चूड़ियाँ लेकर जाए, लेकिन उनके घर में अगर विवाह ऐसे अवसर हो तो वह सारी कसर निकाल लेता था। और आखिर सुहाग के जोड़े जो होता है उनका महत्व बहुत होता है, ये उसे भी पता था। और उस समय वह क्या करता था, उसे जो चाहिए उनसे वह लेता था। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था, फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे।
लेखक को एक बात याद आती है कि उनके मामा के गांव में किसी लड़की का विवाह था और किसी बात पर नोक-झोंक हो गई और बदलू बहुत बिगड़ गया, तो उसको मनाने में बहुत समय लग गया था। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। तो शादी विवाह का जब अवसर होता था तो क्या जिद पकड़ लेता था कि विवाह के अवसर पर उन जोड़ों का, चूड़ियों के जो जोड़े होते हैं उनका मूल्य इतना बढ़ जाता था, उसकी कीमत इतनी बढ़ जाती थी कि वह क्या करता था, उसके लिए, उसकी घरवाली के लिए जो वस्त्र हो, अनाज हो या उसके लिए पगड़ी हो और रुपए अलग, इन इतनी सारी चीज़ों की मांग वह उनसे करता था। तब उसके बाद जाकर वह उन्हें वह सुहाग के जोड़े देता था। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। देखो, हर एक इंसान को एक चीज, किसी न किसी चीज से चिढ़ होती है। वैसे बदलू को सब संसार में सबसे किसी चीज से बड़ी चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियाँ। कांच की चूड़ियों से वह नफरत करता था। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता था। हाँ, गलती से किसी औरत के हाथ में वो कांच की चूड़ियाँ देखता था तो उसे बहुत चिढ़ आती थी, वह अंदर ही अंदर कुढ़ता था और उस औरत को 2-4 बातें, भली बुरी बातें सुना ही देता था। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। हाँ, तो दोनों बैठकर, यानी लेखक और बदलू बैठकर घंटों बातें किया करते थे। तो कभी वो पढ़ाई के बारे में बातें करते थे, कभी लेखक के घर के बारे में, कभी शहर के बारे में, शहर के जीवन के बारे में, यानी अलग अलग विषय पर दोनों बातें किया करते थे। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं तो वह उत्तर देता, शहर की बात अलग और है लल्ला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। तो लेखक बदलू से कहते थे कि हाँ, शहर में क्या होता है कि सारी औरतें जो भी चूड़ियाँ पहनती है कांच की चूड़ी पहनते हैं। तो उस पर बदलू जवाब देता था कि हाँ, शहर की बात अलग होती है और वहाँ जो गांव में नहीं होता वो सब कुछ शहर में होता है। आगे देखो क्या कहता है, वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी है और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है ना। तो कांच की चूड़ियाँ शहर की औरतें क्यों पहनती है, इसका जवाब बदलू कैसे देता है। देखो कि वहाँ की जो औरतें हैं उनकी कलाइयाँ बहुत नाजुक होती है, इस कारण वह कांच की चूड़ियाँ पहनती है। लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए और उनकी कलाइयाँ इतनी नाजुक होती है कि वह अगर लाख की चूड़ियाँ पहनेगी तो उनकी कलाइयों में मोच आ जाएगी। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता और आम की फसल में तो रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा जाता। लेखक क्या कहते हैं, देखो कभी कभी क्या होता था, बदलू लेखक की अच्छी खासी खातिरदारी करता था। जिन दिनों उसकी गाय दूध देती थी ना तो बदलू क्या करता था, लेखक के आने के समय में उनके लिए मलाई बचा कर रखता था और जैसे ही आम की फसल आती थी वह बदलू क्या करता था कि लेखक को रोज 2-4 आम खाने के लिए देता ही था। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता था। हाँ, ये सब बातें तो ठीक है कि मुझे खाने को देता था या फिर मलाई बचा कर रखता था, ये सब बातें तो थी, लेकिन एक कारण ऐसा था कि जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था वह है कि वह मुझे रोज 1-2 गोलियां, लाख की गोलियां बनाकर देता ही था। आगे देखो, मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-8 महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। लेखक क्या कहते हैं देखो कि बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में वह अपने मामा के गांव, यानी
छुट्टियों के लिए चले ही जाते थे और एक आध महीना वहाँ रहते थे और स्कूल उनकी पाठशाला जब खुलती थी तभी वह वापस आते थे। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। तो लेखक कहते हैं कि 2-3 बार ऐसा हुआ होगा कि मैं मामा के गांव गया होऊंगा, तब तक उसके बाद क्या हुआ कि मेरे पिताजी के दूसरे शहर में बदली हो गई, यानी तबादला हो गया, ट्रांसफर हो गया। इस कारण एक लंबे समय तक लेखक अपने मामा के गांव न जा सके। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। तो जब लेखक थोड़े बड़े हो गए, 8-10 साल के बाद जब लेखक अपने मामा के गांव वापिस गए, तब वह लाख की गोलियों की जो रुचि थी, जो उनका शौक था, वह अब नहीं रह गया था, वह कम हो गया था। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। यानी लेखक अब इतने बड़े हो गए थे कि गांव में जाने के बाद भी वो बदलू को कुछ थोड़ा भूल गए थे, उन्हें बदलू का ध्यान नहीं आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। तो लेखक ने देखा कि जब लेखक उस गांव में नहीं गए थे, 8-10 साल के लिए नहीं गए थे, इस बीच में क्या हुआ था कि गांव में एक परिवर्तन आ गया था कि गांव की सभी स्त्रियां क्या पहनने लगी थी, अब कांच की चूड़ियां पहनने लगी थी। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। विरले यानी बहुत कम हाथों में लेखक ने, बहुत कम औरतों के हाथों में लेखक ने अब लाख की चूड़ियां देखी थी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ के कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। तो लेखक को बदलू की याद कैसे आई कि एक दिन क्या हुआ कि बरसात का मौसम चल रहा था और लेखक के मामा की छोटी लड़की जो थी वो आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसने जो कांच की चूड़ियाँ पहनी थी वो टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और घुसने के कारण क्या हुआ कि हाथों से, कलाई से खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। जब वो लड़की गिरी तब घर पर कोई नहीं था, तो लेखक को ही उस लड़की की मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। जैसे ही वो लड़की फिसल कर गिर गई, उसके हाथों में कांच की चूड़ियां घुस गई थी। ये सब देखकर अब लेखक को बदलू की याद आ गई और सहसा वह उनको ध्यान आ गया कि अब मुझे बदलू से मिलना चाहिए और वह बदलू से मिलने के लिए घूमते घूमते उसके घर चले जाते हैं। बदलू वही चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। बदलू वही जगह पर, जिस जगह वो बैठता था, एक खाट पर वह लेटा हुआ वहीं पर था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। यानी लेखक यहाँ बदलू के घर पहुँच गए हैं। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। जैसे ही लेखक ने नमस्ते कहा, बदलू ने भी नमस्ते कहा और नमस्ते करते हुए वह खाट पर उठकर बैठ जाता है। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। बहुत सालों बाद दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन बदलू ने लेखक को पहचाना नहीं। सिर्फ एक पहचान याद आ रही थी, तो बदलू उनकी तरफ निहारता ही रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। लेखक ने अपना परिचय दिया कि मैं जनार्दन हूँ और मैं आपके पास से ही बहुत सारी रंग बिरंगी लाख की गोलियां बनाकर लेकर जाता था। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला बैठो, बहुत दिन बाद गाँव आए। लेखक ने जैसे ही पहचान अपनी बताई, फिर भी बदलू चुप रहा। वह कुछ याद कर रहा था। उसका स्मृति पटल, उसकी याददाश्त में कुछ अतीत के यानी पास्ट के चित्र उभर रहे थे और एकदम उसे लल्ला की यानी लेखक की याद आती है और एकदम से बोल पड़ता है कि आओ आओ लल्ला, बहुत दिनों बाद आए हो। हाँ, इधर आना ही नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया।
लेखक अब उसके पास उस चारपाई पर खाट पर बैठते हुए उत्तर देते हैं कि हाँ, अब बहुत साल हो गए मुझे इधर आने का समय ही नहीं मिला, जो अब आया हूँ तो आपसे मिलने आया हूँ। आगे देखो। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई, न ही भट्टी। दोनों कुछ देर शांत रह गए। कुछ देर पूरी शांति थी। लेखक ने इधर उधर देखा। लेखक को वहां उसका मचिया भी नजर नहीं आया और न ही वो दहकती भट्टी थी जिसमें वो लाख की चूड़ियां बनाता था, वह नजर आई। तो वहां पर पूरी शांति थी। आजकल काम नहीं करते काका? मैंने पूछा। लेखक ने काका से यानी बदलू से पूछा कि आजकल आप काम नहीं करते हो, यानी चूड़ियां बनाने का काम नहीं करते हो? तो बदलू क्या कहता है देखो। नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियां कोई पूछे तब तो। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। तो बदलू कहता है नहीं लल्ला, कई साल हो गए मेरा काम पूरा बंद है, क्योंकि अब मेरी बनाई हुई जो चूड़ियाँ है उन्हें कोई नहीं पूछता है। और औरतें जो है, गांव की हर एक औरतें कांच की चूड़ियाँ पहनती है। अब गांव गांव में कांच का ही प्रसार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीनी युग है ना लल्ला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। तो कुछ देर और चुप रहता है। बदलू चुप रहता है और बोलता है कि अभी ये जो युग चल रहा है, मशीन का युग चल रहा है, नई टेक्नोलॉजी का युग चल रहा है। इसके कारण सब काम क्या मशीन से किए जाते हैं। खेत जो है जोते जाते हैं, वह भी मशीन से जोते जाते हैं। और जो कांच की चूड़ियों में सुंदरता होती है, वो लाख की चूड़ियों में नहीं होती। इस कारण मेरा जो व्यवसाय है बंद हो गया है, और अब कांच का चलन बढ़ गया है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। लेखक बदलू से कहते हैं कि हाँ, लेकिन कांच तो बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। दोनों बातें कर रहे थे, कांच की चूड़ियों के बारे में बातें कर रहे थे, और बोलते बोलते बदलू को खांसी आती है और वो बहुत देर तक खांसता रहता है। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका पूरा शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। बदलू खांस रहा था। लेखक उसकी तरफ देख रहे थे, और लेखक को लगा कि बदलू को अब दमा हो गया है, और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती गई है, उसका पूरा शरीर ढल चुका था, और उसके हाथों पर माथे पर अब जो नसें उभर आई थी उम्र के साथ, वह दिखाई दे रही थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है, फसली खांसी है। यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। जिस तरह लेखक बदलू की तरफ देख रहे थे, उन्हें देखते हुए देखकर लेखक के मन की जो शंका है, शायद बदलू ने भांप ली थी। और बदलू ने कहा कि ये जो खांसी है, दमे वाली खांसी नहीं है, ये फसली खांसी है, यानी मौसम के कारण आई हुई खांसी है, और यही महीने 2 महीने से आ रही है। अगले 10-15 दिन में वह ठीक हो जाएगी, लेकिन मुझे दमा नहीं है, ऐसे बदलू लेखक को बताता है। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं, और कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। जब दमे के बारे में, खांसी के बारे में बदलू लेखक को बता रहा था, उसके बाद लेखक चुप रहते हैं, और जब बदलू की तरफ देखते हैं, तब लेखक को लगता है कि बदलू के अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा, बहुत बड़ा दुख छिपा हुआ है। बहुत देर तक लेखक सोचते हैं कि मशीनी युग आने के कारण ये हाथ से काम करने वाले लोग हैं, ये कितने सारे बेरोजगार हो गए हैं। फिर कुछ देर शांति रह जाती है, जो लेखक को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो कुछ तो पूछना चाहिए। तो लेखक क्या पूछते हैं देखो। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। कुछ तो बोलना चाहिए। तो लेखक क्या कहते हैं, पूछते हैं उनसे, बदलू से पूछते हैं कि अब आम की फसल कैसी है। अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया, और अंदर अपनी बेटी को आवाज दी, अरे रज्जो,
लल्ला के लिए आम तो ले आ। हाँ, तो आम के फसल की बात होते ही बदलू कहता है कि अच्छी है, आम की फसल बहुत अच्छी है। और लहकर जवाब देते हुए, खुशी से जवाब देते हुए अपनी बेटी जिसका नाम था रज्जो, उसे आवाज देकर कहते हैं कि लल्ला आया है और लल्ला के लिए कुछ अच्छे अच्छे आम अंदर से लेकर आओ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। अपनी बेटी को आवाज देने के बाद वह लेखक की तरफ मुखातिब यानी मुंह कर कर बोलते हैं कि माफ करना लल्ला, मैं तुम्हें आम खिलाना ही भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। अब लेखक थोड़े बड़े हो गए हैं तो कहते हैं कि नहीं नहीं, मुझे आम नहीं चाहिए, इस साल मैंने बहुत सारे आम खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। जैसे देखो, बचपन में जैसे ही आम की फसल आती थी या मलाई होती थी, वह देकर लेखक की खातिरदारी बदलू करता था। और अब भी वही करना चाहता है कि आम की फसल आ गई है तो बदलू कहता है कि आम की फसल है और बिना आम खिलाए मैं तुम्हें कैसे जाने दूंगा। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। लेखक चुप हो गए। जैसे बदलू ने कहा कि मैं तुम्हें आम खिलाए बिना नहीं जाने दूंगा, वैसे लेखक चुप रहे। तभी उन्हें और एक बात याद आई, जब वह बदलू उनके लिए मलाई बचा कर रखता था। तो क्या पूछते हैं देखो लेखक, गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। लेखक ने पूछा कि गाय अच्छी है ना काका भी। गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। बदलू ने जवाब दिया कि गाय तो नहीं है, 2 साल हुए मैंने गाय बेच दी है, उसे खिलाने के लिए कुछ नहीं था, इस कारण अब मेरे पास गाय नहीं है। इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। ये तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा। मैंने कहा। इतने में क्या होता है, रज्जो क्या करती है, रज्जो जो बदलू की बेटी है वह क्या करती है, एक छोटी सी डलिया में ढेर सारे आम लेकर आती है और कहती है, लेखक को देती है। तो लेखक सारे आम देखकर बदलू से कहते हैं कि ये तो बहुत सारे आम है, इतने में तो नहीं खा पाऊंगा। वाह वाह, वह हंस पड़ा, शहरी ठहरे ना। तो लेखक की इस बात पर बदलू को हंसी आती है और वह कहते हैं, बदलू कहता है कि अरे तुम तो शहरी ठहरे, अब तुम इतने आम नहीं खा पाओगे। मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक बखत में खा जाता था। तो अपनी बचपन की याद, अपनी उम्र की याद वह लेखक को बताता है कि मैं तुम्हारी उम्र का था तब ये जो आम दिए ना, इससे भी चौगुने आम मैं उस टाइम खाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। लेखक ने कहा, हाँ आप लोगों की बात और थी काका, इतने आम तो मैं नहीं खा पाऊंगा। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छाट कर दो, सिंदूरी वाली देना। देखो लल्ला कैसे है, इस साल यह पेड़ तैयार हुआ है। फिर से अपने बेटी को बताते हैं कि लल्ला के लिए 4-5 सिंदूरी आम छाट कर दे दो। और लेखक से कहते हैं कि लल्ला खाकर देखो, इस साल ही यह पेड़ तैयार हुआ है, यानी इस पेड़ पर आम लगे हुए हैं। रज्जो ने 4-5 आम अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। रज्जो ने क्या किया, बदलू की बेटी ने क्या किया, 4-5 आम अपने अंजलि में लिए और लेखक की ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत ही फब रही थी। जैसे ही रज्जो ने क्या किया, आम देने के लिए अपने हाथ आगे किए तो लेखक की नज़र रज्जो की चूड़ियों पर ठिठक गई, रज्जो की कलाई पर ठिठक गई, क्योंकि रज्जो ने वह लाख की चूड़ियां पहनी थी जो उसके गोरे गोरे हाथों पर बहुत ही जच रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यह आखिरी जोड़ा बनाया था। जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। जैसे ही लेखक की नज़र उन चूड़ियों पर पड़ती है, बदलू की समझ में ये बात आती है कि लेखक उन चूड़ियों की तरफ देख रहे हैं। तो बदलू ने झट से कहा, वही यह आखिरी जोड़ा है जो जमींदार की बेटी के विवाह पर मैंने बनाया था और सिर्फ मुझे 10 आने में मुझसे ले रहा था, तो मैंने जोड़ा नहीं दिया था और कहा था कि शहर से ले आओ, और वही ये जोड़ा आज रज्जो ने पहना है। मैंने आम ले लिए और खाकर
थोड़ी देर पश्चात चला आया। लेखक ने क्या किया, आम ले लिए, खा लिए और थोड़ी देर के पश्चात वो वहाँ से चले आए। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। वो वहाँ से बदलू के घर से वापस अपने घर आते हैं और आते समय उन्हें प्रसन्नता होती है कि बदलू जैसे स्वभाव में पहले था वैसे ही था, क्योंकि उसने हार कर भी हार नहीं मानी थी और उसका व्यक्तित्व जो था वह कांच की चूड़ियों जैसा जल्दी से टूटने वाला नहीं था। तो यहाँ पर लेखक ने जो बदलू है वो कितना स्वाभिमानी है यह बताने की कोशिश की है। तो यहाँ पर हमारे ये पाठ खत्म हो जाता है। तो इस पाठ से हमें यह बात सीखने को मिलती है कि मशीनी युग आने के कारण क्या हुआ है कि जो हाथ से काम करने वाले लोग हैं वो बेरोजगार हो गए हैं और उनका व्यवसाय जो बंद हो गया है, और ऐसी जो मुसीबत है बदलू जैसे अनेक लोगों पर आ चुकी थी। तो यहाँ पर हमारी यह पाठ खत्म हो जाता है। धन्यवाद।